दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन, 80% तेल का बिजनेस इसी रूट से होता है। 70% कमर्शियल कंटेनर इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। यह है बिजनेस की लाइफलाइन, इंडियन ओशन। लेकिन आज ये ओशन एक बिजनेस रूट ना होके एक जियोपॉलिटिकल वॉर जोन बन चुका है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, रशिया, सबकी नजर इसी ओशन के ऊपर है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डियागो गार्सिया, हुतीज का अटैक, सब यहीं पर हो रहा है। एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। जानते हैं ये इंडियन ओशन एक वॉर जोन क्यों बन रहा है? चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। पहले ये समझते हैं इंडियन ओशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दुनिया भर का 80% तेल इसी रूट से होकर गुजरता है। मिडल ईस्ट से लेके एशिया तक हर बैरल ऑयल यहीं से ही फ्लो करता है। यहाँ पे 3 मेजर चोक पॉइंट्स हैं: हॉर्मूज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। जो इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया भर का बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये ओशन कनेक्ट करता है मिडल ईस्ट को एशिया और अफ्रीका के साथ। यानी इस रीजन के अंदर तकरीबन 3 बिलियन लोग या दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। एंड नंबर 3, मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन। जो इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री प्रोजेक्ट कर सकता है वो एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। 2004 में एक टर्म पहली बार यूज हुआ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अमेरिकन रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि चाइना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। मेनलैंड चाइना से लेके अफ्रीका तक हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक पर्ल की तरह थी। या तो वो स्ट्रेटेजिक पोर्ट था, या एयरफील्ड थी, या फिर कोई सर्विलेंस लोकेशन थी। इन सभी पर्ल्स के अंदर सर का ताज है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। चाइना ने इस पोर्ट के अंदर $62 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। चाइना की नेवल प्रेजेंस, वो भी इंडिया के बैकयार्ड में। इस पोर्ट की वजह से चाइना मिडल ईस्ट तक इजीली पहुंच सकता है, वो भी आफ्टर स्किपिंग मलक्का स्ट्रेट। दूसरा है हम्बनतोता पोर्ट। ये श्रीलंका से चाइना ने 99 साल की लीज पर लिया है, और इसी पोर्ट की वजह से श्रीलंका डेट के अंदर डूब गया था। इस पोर्ट की वजह से चाइना की प्रेजेंस इंडिया से सिर्फ 300 नॉटिकल माइल दूर रह गई है। नेक्स्ट इज दिजुवती नेवल बेस, चाइना का पहला ओवरसीज ऑपरेशनल मिलिट्री बेस। यहां पे 2017 में चाइना ने इस पोर्ट को ओपन किया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। रेड सी को ये ओवरसी करता है, और अफ्रीका में इस बेस की वजह से चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो गया है। चोपियो पोर्ट म्यांमार में, चाइना के यूनान प्रांत से यहां पे सीधी पाइपलाइन है। बे ऑफ बंगाल के अंदर एंट्री पॉइंट है। ये इतना खतरनाक बेस है, और ये एकदम इंडिया के बिल्कुल पास में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मलक्का स्टेट के एकदम नजदीक है। अब अगर इन सभी पोर्ट्स और बेसिस को आप एक पिक्चर के अंदर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से इंडिया को घेर रहा है। इसको एक्सपर्ट्स कैबेज स्ट्रेटजी भी कहते हैं, यानी बिट बाय बिट, लेयर बाय लेयर किसी कंट्री को घेरा जाता है। 2024 तक चाइना ने अपना प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। चाइना ने अपने सीक्रेट वेसल्स इंडियन ओशन के अंदर सर्विलेंस के लिए लगा दिए थे। श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ चाइना ने अपने सीक्रेट डील्स भी साइन करी हैं। लेकिन इस मैदान में चाइना एक अकेला प्लेयर नहीं है। यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के अंदर एक आइलैंड है जिसको हम डियागो गार्सिया के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल जगह मानी जाती है। यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन जीरो है, लेकिन यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस यहीं पर है। स्ट्रैटेजिकली इससे अच्छी शायद ही कोई लोकेशन होगी। मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, तीनों यहां से तकरीबन बराबर दूरी पर है। यहां पे यूएस की इनसेन मिलिट्री प्रेजेंस है। B-2 बॉम्बर्स है, B-52 बॉम्बर्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहां पे रखे हुए हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स यहां पर है। यूएस की कई कैरियर शिप यहां पे आपको डॉकिंग करते हुए नजर आ। यूएस मेनलैंड से डियागो गार्सिया तक 24 आवर्स में सप्लाई पहुंचाई जा सकती है इजीली। गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, हर रोल में इस बेस ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है। यहां से B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं और सीधा अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं, या फिर इराक के ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है ये आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर अंडर एनी सर्कमस्टांस कोई भी सैटेलाइट ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। नंबर 2, कोई भी मीडिया इस आइलैंड तक पहुंच नहीं सकता। अंदर क्या हो रहा है, कितने बॉम्ब्स हैं, कितने मिलिट्री पर्सनल वहां पे मौजूद है, किसी को आइडिया नहीं है। मई 2025 में यूके ने मॉरिशस के साथ एक सीक्रेट डील साइन करी। उन्होंने मॉरिशस का एक पोर्ट 99 साल के लीज पर लिया। यूएस और यूके की अच्छी खासी प्रेजेंस इस पोर्ट पर है मॉरिशस के। रीजन था चाइना को मॉरिशस को घेरने से रोकना। यूएस और यूके की प्रेजेंस यहां पर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, डिएगो गार्सिया को ओवरसी करना। अमेरिका ने क्लियर कर दिया था डिएगो गार्सिया यूएस के लिए नॉन नेगोशिएबल है। डिएगो गार्सिया के ऊपर जरा से भी थ्रेट मतलब यूएस के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट है।
ऐसा लग रहा था जैसे मैदान में प्लेयर्स कम है, तो एक और प्लेयर की एंट्री हो गई। ये लोग थे हुतीज ऑफ यमन। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक हुतीज ने 60 से ज्यादा शिप्स के ऊपर हमला किया, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के अंदर, जिसकी वजह से सुएज कैनल के अंदर 60% के आसपास बिजनेस नीचे चला गया। शिप्स को थक हार के एक लंबा रास्ता लेना पड़ा जो केप ऑफ गुड होप से होकर जाता था, जिसकी वजह से 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगते थे। माल की ढुलाई के अंदर कॉस्ट ऊपर आती थी, इंश्योरेंस के प्रीमियम आसमान में चले गए थे। अप्रैल 2024 में हुतीज ने अनाउंस किया, हम इंडियन ओशन तक इजराइल बेस्ड शिप्स के ऊपर हमला करेंगे। एमएससी ओरियन के ऊपर 600 किलोमीटर बेस से दूर इंडियन ओशन के अंदर हमला करा गया था। इसके जवाब में यूएस यूके ने प्रोस्पेरिटी गार्जियन नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया और हुतीज के ऊपर हमले शुरू कर दिए। इंडिया ने भी आईएनएस इंफाल को डिप्लॉय कर दिया सर्विलेंस के लिए। इन सब के बावजूद भी 2000 से ज्यादा शिप्स रीरूट हो गए। दुनिया में लोगों को सामान महंगा मिलने लगा और जैसे सिचुएशन कम थ्रेटनिंग नहीं थी, ऐसा लग रहा था किसी प्लेयर की अब जगह नहीं बची, लेकिन एक और प्लेयर ने अपना सर उठाया। नाम था सोमाली पायरेट्स। 2012 में सोमाली पायरेट्स जो खत्म हो चुके थे वो वापस लौटे। क्यों? जो शिप्स रीरूट हुए थे वो सोमालिया के पास से होकर गुजरते थे और सोमालिया आज तक स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाया है। तो सोमालिया के पायरेट्स को एक और मौका मिल गया था इन शिप्स के ऊपर लूटमार करने का, रैंसम करने का। एमवी अब्दुल्ला के बदले $5 मिलियन सोमाली पायरेट्स को पे करे गए थे। कई वेसल्स के ऊपर सोमाली पायरेट्स ने सीधा अटैक किया था। मार्च 2024 में भारत की भी एंट्री हो गई थी इस क्राइसिस के अंदर। एमवी रियून को सोमाली पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था और रैंसम की डिमांड करने लगे थे। भारत ने एक ऑपरेशन किया और 40 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद एमवी रियून को आजाद कराया गया। 35 से ज्यादा सोमाली पायरेट्स को कैप्चर करा गया। मुंबई में इनके अगेंस्ट ट्रायल हुआ। भारत एक प्लेयर की तरह निकल के आया था। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन भारत का ही बैकयार्ड है और इसी से ये बात निकल के आती है। यूएस और यूके डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, पायरेट्स और टेररिस्ट निकल के अपना सर उठा रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया की प्रिपरेशन क्या है? इंडिया ने करा क्या है इन सब के अंदर? सबसे पहले श्रीलंका जब डेट के अंदर डूब गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। भारत ने $4 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी श्रीलंका को। इस क्राइसिस से श्रीलंका को बाहर निकाला था। म्यांमार के अंदर भारत अपना एक पोर्ट, अपना एक बेस तैयार कर रहे हैं। मॉरिशस के अंदर भारत अपना एक बेस तैयार कर रहा है। मालदीव्स के साथ भारत के रिलेशनशिप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल भारत और मालदीव्स आपस के अंदर डिस्कशंस में लगे हुए हैं। भारत ने क्वाड ज्वाइन किया है जिसके अंदर 4 शक्तियों के साथ भारत एक्साइज करता है चाइना के एकदम पास। कहीं ना कहीं ये सीधा एक क्लियर मैसेज है चाइना को। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में ये नेकलेस ऑफ डायमंड है और इस डायमंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाबार पोर्ट जो ईरान में है। यहां पे भारत ने अपना एक पोर्ट डेवलप किया है बिजनेस के लिए। शबाग आइलैंड ओवरसीइंग मलक्का स्ट्रेट, ओमान में डुकुम पोर्ट पर्शियन गल्फ के ऊपर निगरानी करने के लिए, और सेचेल्स के अंदर एजम्पशन आइलैंड बेस। अंडमान और निको आइलैंड कमांड भारत का ट्रम्प कार्ड है। ये मलक्का स्टेट को सीधा ओवरसी करता है। यहां पे भारत की ट्राई सर्विसेज मौजूद है। भारत वॉर स्केल पर यहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है। गुड़गांव में भारत ने आईएफसी आईओआर एस्टेब्लिश किया। 24 से ज्यादा देशों के साथ लाइव कॉन्टिन्यूअस मैरीटाइम सर्विलेंस भारत करता है। भारत ने सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सर्विलेंस एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इस इनिशिएटिव के जरिए भारत अपनी सॉफ्ट इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में हार्ड इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसी इनिशिएटिव के अंदर नेवी के लिए फाइटर जेट्स की बात भारत यूएस और फ्रांस के साथ कर रहा है। P-81 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भारत ने एक्वायर किया है। आईएनएस विक्रांत ऑपरेशनल हो चुका है। न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर भारत को अच्छी खासी सक्सेस हासिल हो चुकी है। अगली न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर भारत काम कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या इंडियन ओशन जंग का मैदान बना रहेगा? नॉन स्टेट एक्टर्स को तो फिर भी काबू कर लिया जाएगा, लेकिन जो यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया सब इंडियन ओशन के अंदर कूदे हुए हैं, इनका क्या होगा? क्या कोई भी इंडियन ओशन के ऊपर डोमिनेट कर पाएगा? इसका जवाब हमें फ्यूचर में ही मिलेगा। फिलहाल लड़ाई टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत गहरी हो चुकी है। चाइना के ड्रोन्स इंडियन ओशन के बेस को लगातार मैप कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि इंडियन ओशन की तलहटी के अंदर अच्छे खासे मिनरल्स के माउंटेन्स तक मौजूद है। इंडिया के पास एक बड़ा सॉलिड ज्योग्राफिक एडवांटेज है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडिया की नेवी चाइना की नेवी से काफी पीछे है। इंडिया के पास सीरियस बजट के कंस्ट्रेंट्स है। इंडिया आज भी यूएस और रशिया के बीच में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। इन सब चीजों के बीच में एक सीरियस वाइल्ड कार्ड है, एक ऐसा थ्रेट है
जो कि कभी भी इंडिया के सामने आके खड़ा हो सकता है, वो है ताइवान स्ट्रेट। ये लड़ाई इंडियन ओशन तक इजीली फैल सकती है अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो। इंडियन ओशन, जिसको कभी पीसफुल ओशन कहा जाता था, वो बन चुका है पावर स्ट्रगल का एपिसेंटर। इंडिया के लिए ये जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, उसके वजूद का सवाल है। स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर, द वाटर्स हैव नेवर बीन कंटेस्टेड। वेलकम टू द न्यू वॉर जोन, वेलकम टू द इंडियन ओशन। I hope you like this video. Take care. Bye bye.